नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। कोविड-19 ने हमारी जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। संक्रमण के चलते काफी सारे लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर, आईसीयू तक में भर्ती रहना पड़ा है। वक्त पर उपचार मिलने से जीवन तो बच गया, लेकिन आईसीयू से वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ, रूटीन लाइफ की तरफ लौटना भी अपने आप में एक चैलेंज है और इसके लिए काफी एफर्ट लगाना होता है। पोस्ट कोविड काफी सारी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। इन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या वो दिक्कतें होती हैं, इस वक्त में क्या करें और क्या ना करें, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम की। और हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नीतू वर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत सारे लोग हैं जो आईसीयू में रहकर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहकर लौटे हैं और उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंजेस है। क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं और कैसे इससे उबर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जैसे कि आपने बोला, पहला है जान बचाना, जिसके बारे में हम ऑक्सीजन ब्लड में कम हो रहा था उसको बढ़ाने के हमने एक्सरसाइजेस पहले हमने समझ ली है और आप सब लोग अवेयर हैं कि अपना SpO2 कैसे बढ़ाना है। प्लस डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक आदमी जो 10 दिन आईसीयू में रहा है, 20 दिन आईसीयू में रहा है, या एक महीना तक भी वो वार्ड में रहा है या होम आइसोलेशन में रहा है, लेकिन अभी भी उनके में इतने वीकनेस है, फटीग है, पेन है कि वो अपने नॉर्मल रूटीन में पहले जितनी प्रोडक्टिविटी के साथ वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो सेशन है, इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं समझने वाले हैं। इसमें हमको ये समझना है कि प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस हैं एक आईसीयू से वापस आए इंसान को, या एक वार्ड में जिसने 10 दिन, 20 दिन, एक महीना गुजारा है उस इंसान को, या होम आइसोलेशन में ही एक ही बेड पे, एक ही रूम में जिसने 15 दिन निकाले हैं, उसको क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं और उसको हम, उसके उपाय क्या हैं, उसको हम बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी दवाई, बिना रिग्रेस कोई एक्सरसाइज किए कैसे हम उसको कॉम्बैट कर सकते हैं और रूटीन लाइफ की तरफ जल्द से जल्द नेचुरली आ सकते हैं। तो हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें सिर्फ पोस्ट कोविड हम नहीं बता रहे हैं। आईसीयू में अगर कोई अभी है करंटली, या कोई अभी वार्ड में है, ऑक्सीजन सपोर्ट में है, हॉस्पिटलाइज है, या होम आइसोलेशन में है, अभी वो पोस्ट कोविड नहीं हुआ है, तो पहले इन स्टेजेस को हम कवर करेंगे और पोस्ट कोविड जो है वो लास्ट में कवर करेंगे। तो इस सीरीज में मैं सबसे पहले एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, बहुत जनरल, कि सब अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में बेस्ट सर्विस मिले। अभी सपोज एक 80 किलो का आदमी आईसीयू में जाता है या हॉस्पिटल में जाता है या होम आइसोलेशन में जाता है और वो सारा दिन सिर्फ आराम करता है, कम से कम 15 से 20 दिन वो सिर्फ आराम कर रहा है। फिर इतनी महंगी, इतनी अच्छी दवाइयां लेने के बावजूद, इतनी अच्छी डाइट लेने के बावजूद, सारा दिन आराम करने के बावजूद, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के बावजूद, ऐसा क्या है कि एक 80 किलो का आदमी 70 किलो का हो जाता है, वो भी आराम करने से। वायरस को तो हमने सब दवाइयों से मार दिया, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि आपका वेट लॉस हो गया। वायरस ने आपके मसल में इफेक्ट नहीं किया, आपके बोन में इफेक्ट नहीं किया है, और आप डाइट पहले से ज्यादा कॉन्शियसली ले रहे हैं और आप आराम कर रहे हैं। फिर क्यों ऐसा होता है कि लोगों का वेट लॉस हो रहा है? तो इसमें समझने की बात यह है कि एक जनरल में आइडिया देती हूँ कि जब हम प्रोलॉन्ग इलनेस में होते हैं, तो जब हम ज्यादा चलना फिरना नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आराम करते हैं, बेड रेस्ट में होते हैं, तो सपोज मेरे मसल की थिकनेस ये है, मेरा आर्म इतना थिक है, अगर मैं इसको 15 दिन बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, मेरे बाइसेप को मैं 15 दिन बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, तो ये इतना सा रह जाएगा, इतने से इतना हो जाएगा। मतलब इसको डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं। तो अगर जहां आपके यहाँ पे अगर 1000 फाइबर्स हैं मसल के,
वो 500 ही रह जाते हैं, तो उसका पावर कम हो जाता है। इसीलिए एक आईसीयू या वार्ड में भर्ती जो इंसान है उसको मतलब बाथरूम तक जाना, अपना पानी का जग खुद उठा के पानी डालना, इतनी छोटी चीजों में भी उनको किसी की सहायता की जरूरत है। तो ये पूरा सेशन हम समझेंगे कि ठीक है, आपका अभी वायरल लोड इतना है, आपको आईसीयू में ही रहना है, आप ऑक्सीजन सपोर्ट में है या वेंटिलेटर पे हैं, पर ऐसी कुछ चीजें जो आप बिना नर्स के, बिना वार्ड बॉय या अपने घर के मतलब अटेंडर के, बिना किसी की सहायता के, बिना फिजियोथेरेपिस्ट के, खुद आप ऐसा क्या करें कि आईसीयू से निकल या वार्ड से या होम आइसोलेशन से निकलने के बाद आप बहुत जल्दी अपनी दिनचर्या में आ जाएं। तो ये चीजें हम समझेंगे 3 कैटेगरीज में, आईसीयू स्टे में या होम आइसोलेशन या वार्ड के स्टे में, फिर कोरोना फ्री होने की। ये दोनों स्टेज है जब आप कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना निगेटिव होने के बाद ऐसी क्या चीज है जो हम कर सकते हैं और जिससे हम अपने जितने वीकनेस, स्टिफनेस, पेन या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईसीयू के स्टे से। देखिए, आईसीयू में ना हमारे पास आईसीयू में हम एक सेटअप में रहते हैं, मतलब आपको या तो सपोर्ट लगा है, वेंटिलेटर लगा है, आप हिलडुल नहीं सकते, एक ही पोजीशन में आपको रहना है। आपको कैथेटर लगा है, यूरिन बैग लगा है या डाइपर लगा है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? एक ही पोजीशन में रहने के कारण आपके जोड़ों में स्टिफनेस हो जाएगी, क्योंकि आप जोड़ों का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जो 2 से 3 दिन अगर आप बिल्कुल मूव नहीं करेंगे तो वो स्टिफ होने लगती है, जो जोड़ है। दूसरा, आप उन मसल्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे और पतले, एट्रोफी होते जाएगी, मतलब वो वेस्ट होते जाएंगे। ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन है। फिर क्योंकि हमारे ब्रेन से हाथों पैरों तक ऐसा कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि ये काम करो या अपने बॉडी का कोई मूवमेंट करो, तो नर्व का जो मैसेज है हमारे हाथ पैरों में जो आता है वो भी बहुत पुअर हो जाता है। लोगों का टच सेंसेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कोई चीज फील करने में उनको सेंसरी इतना इनपुट नहीं मिलता है, या शिवरिंग होती है। वो बैठे भी रहें, अगर वो रिकवर कर रहे हैं, वो पैर लटका के बैठे हैं तो उनके पैर शिविर करेंगे, या ग्लास उठाना चाह रहे हैं तो हाथ शिविर करेंगे, और या तो उनको बर्निंग होगी, मतलब पॉलीन्यूरोपैथी जैसे कंडीशंस हो रहे हैं, बर्निंग होगी, सेंसरी लॉस रहेगा, इम्पेयर्ड रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर मैंने बोला कि अगर मसल को यूज नहीं करें काफी टाइम तक तो वो अपना काम करना भूल जाते हैं। कोई भी बॉडी में कोई भी मसल है, आप अगर उसको यूज नहीं करेंगे लंबे टाइम तक तो वो अपना काम करना भूल जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस छूट जाती है। यही होता है जब अगर पेशेंट खुद होके अपने सेंस को समझे कि अब उसको यूरिन जाना है, अब उसको मोशन पास करना है, वो खुद से एफर्ट लगा के जब यूरिनेशन के लिए नहीं जा रहा है, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा है, तो उनके ब्लैडर मसल्स में भी वीकनेस होती है, और क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं, या तो डाइपर में या कैथेटर लगा है तो वो डिपेंडेंट होते हैं, उनको पता नहीं चलता है 2-3 दिन के बाद कि वो कब यूरिन पास कर रहे हैं, मोशन पास कर रहे हैं, तो उनकी ये ट्रेनिंग भी छूट जाती है, जो मसल्स की ट्रेनिंग है वो छूट जाती है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो अपने घर वापस आ गए हैं, चलना फिरना शुरू कर दी हैं, अब वो बाथरूम तक यूरिन पास करने जाना चाहते हैं, लेकिन बाथरूम जाने से पहले ही यूरिन लीकेज हो रहा है, या नींद में उनको सेंस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत चीजें जो आपके डेली रूटीन की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। मेडिकल साइंस में ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारे लिए प्रायोरिटी थी जान बचाना, बट अब हमको ध्यान देना है कि जान बच गई, हम वापस आ गए, अब हमको बहुत पॉजिटिवली लाइफ को एम्बेरेस करके वापस अपने प्रोडक्टिविटी में जाना है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है, जॉइंट स्टिफनेस, मसल वीकनेस, इनकॉन्टिनेंस, खड़े होते हैं तो चक्कर आता है या ब्लैकआउट 1 सेकेंड के लिए हो जाता है, पैर शिवर करते हैं, ज्यादा घर में ही ज्यादा दूर तक वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जनरल प्रॉब्लम्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, हम एक एक करके जो आपने अभी प्रॉब्लम बताई हमें, और जो 3 हिस्से आपने बताए, उन तीनों हिस्सों में किस तरह से हम रिकवर करें, अब इस साइड आते हैं। जी बताएं, आपने बताया कि 3 हिस्सों में हम इसे समझेंगे। फर्स्ट हिस्सा जो आईसीयू वाले हैं, जिनका मसल लॉस हुआ है, जिनको पेन होता है, चक्कर आते हैं या वीकनेस काफी ज्यादा महसूस होती है, उन्हें क्या करना है?
देखिए, अभी हम बहुत एग्रेसिव कोई ऐसे एक्सरसाइजेस नहीं करा सकते हैं उनको, क्योंकि उन तक अभी कोई अटेंडेंट भी नहीं पहुंच पाएगा। आईसीयू में अलाउ नहीं है, नर्सेस सब ओवरलोड हैं, वार्ड बॉय नहीं है, तो थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ आपको 2 ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपकी बॉडी के मसल्स एक्टिवेटेड रहें जी। वो अपना काम ना भूले, उनके अंदर पंपिंग रहे, मसल्स के अंदर सर्कुलेशन रहे। तो एक है मसल्स को एक्टिवेट रखें, पंपिंग होते रहे, और दूसरा है जॉइंट ओपन, मतलब आपके जितने जोड़ हैं वो ओपन रहे, वो स्टिफ ना हो। तो सबसे पहले अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है या इंक्लाइन बेड में लेटा हुआ है पिलो सपोर्ट के साथ, तो जैसा भी है, जिस भी पोजीशन में है, पेशेंट को ये करना है कि अगर वो ऐसे लेटे हुए हैं तो सबसे पहले अपने नेक को पिलो जो है उसको नेक को टाइट करना है और पिलो को प्रेस करना है। तो उनके नेक के मसल्स जो है वो एक्टिव रहेंगे, मस्कुलर लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मैं वो लेट के बताना चाहूं तो ऐसा रहेगा, उनको सिर्फ अपने तकिए को प्रेस करना है अपने नेक से जी। ये सिर्फ पेशेंट फील कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक आप प्रेस करेंगे, उसके बाद शोल्डर्स में आइए, शोल्डर्स को आपको इतना टाइट करके अपने बिस्तर को प्रेस करना है। फिर जो आईसीयू पेशेंट्स होते हैं उनको पिलो दिया जाता है घुटनों के नीचे, तो उनको पिलो को अपने थाई या नी जो घुटने के मसल्स हैं उसको टाइट करके प्रेस करना है। सपोज ये अगर ऐसा है तो उनको सिर्फ थाई को टाइट करना है और अपने एंकल को हमेशा उनको मूव करते रहना है। ये जितना आपको जो चीज अवेलेबल है, मतलब जितने भी पिलोज अवेलेबल हैं नहीं हैं, आप जिस भी पोजीशन में हैं, हाफ सिटिंग मतलब इंक्लाइन लेटे हैं या बैठे हैं या पूरा लेट पा रहे हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, बस उसी पोजीशन में जहां जहां आपको हो सकता हो पॉसिबल, वहां पे आप मसल्स को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इससे ये होगा कि उन सारे मसल्स में सर्कुलेशन बना रहेगा और वहां पे वीकनेस नहीं आएगी, बहुत जल्दी उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। ये है आपके मसल के एक्टिवेशन की टेक्निक। मैंने कुछ सारे ही आपको एग्जांपल्स दिए। आपको अगर आर्म्स को बिस्तर में पीछे की तरफ दबाते बनता है, हैंड को पीछे की तरफ दबाते बनता है, जो जो मसल्स आपको पॉसिबल हैं आप उसको टाइट करते जाइए, उन मसल्स में अच्छी पंपिंग कीजिए। तो पहला था मसल एक्टिवेशन। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे जॉइंट ओपनिंग के। तो जॉइंट ओपनिंग में भी आप जिस भी पोजीशन में हैं, जो जो जॉइंट्स को आप जिस भी रेंज में, सपोज आपको मैंने बोला कि अपनी कलाई को खोलना है, तो ऐसा नहीं कि आप ये कर दिए जी। अगर प्रकृति ने इस कलाई को इतना रेंज दिया है तो दिन में 5-7 बार जब भी आपको हिम्मत हो, ताकत हो, इसको पूरे टाइम ये पूरा ओपन कीजिए। मैंने आपको बोला कि अपने कोहनी को ओपन रखे, स्टिफ नहीं होने दीजिए। तो आपने ऐसे आपने 100 बार कर दिया तो भी कोई मतलब नहीं, आप उसको पूरा ओपन कीजिए, पूरा क्लोज कीजिए। अगर आपका हिप जॉइंट है तो इसको पूरा आप क्लोज कीजिए, पूरा ओपन कीजिए। तो जितना रेंज आपको अवेलेबल है, जो जॉइंट जितना ओपन हो सकता है। सपोज अगर पेशेंट ऐसे लेटा है और वो हाथ पूरा नहीं घुमा सकता, तो उसको चाहिए कि अपना हाथ जितना पीछे जा सके वो ले ले। अगर वो शोल्डर सर्कल करना पीछे नहीं जा सकता तो जितना अवेलेबल है उतना खोलें। जो भी अवेलेबल रेंज उसको वहां पे मिल रही है करने के लिए, वो उस रेंज में हर एक जॉइंट को ओपन करे। फिर वो शुरुआत कर सकते हैं नेक से। नेक को जितना हो सके लेटे लेटे तकिए के ऊपर उनको घुमाना है, शोल्डर को घुमाना है, हिप को घुमाना है और नी को जितना हो सके बेंड करना है लेटे हुए, और अपने दोनों एड़ी को, पांव को घुमाते रहना है। तो ये हो गया जॉइंट ओपनिंग की टेक्निक, जिसमें मतलब जॉइंट के स्टिफनेस की तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब आप आईसीयू में है, बहुत वीकनेस लग रही है, तो थोड़ी सी ही आपको हिम्मत की जरूरत है। इसमें बहुत ताकत नहीं लगना है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा एनकरेजमेंट चाहिए
और दिन में 2 बार भी ये कर लेंगे ना, तो जब आप घर वापस आएंगे तो आपको जॉइंट स्टिफनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, तो बहुत सारे ICU लोगों के को इस बात से techniques, बहुत हिम्मत मिली होगी डॉक्टर muscle नीतू वर्मा जी, activation। जो आप अभी दिखा रहे हैं और जो अब आप बता रहे हैं, तब हम आपके जो कुछ वीडियोस भी हमारे पास में, वो भी हम दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं और अभी लाइव भी दिखा रहे हैं कि वो समझ सकें। होम आइसोलेशन या वार्ड से जो लोग गुजरे हुए हैं, वार्ड से लौटे हैं या अभी भी वहां पर हैं, उनको आपकी क्या सलाह है? क्योंकि उन लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक चक्कर आना लोगों को, कि जैसे हम खड़े होने की कोशिश करते हैं हमें चक्कर आते हैं, उनके लिए क्या करना है? जी हाँ, हम उस तरफ आएंगे। देखिए, मैंने अभी लास्ट 2 मंथ में इतने पेशेंट देखे हैं जो यहाँ के बेस्ट सेटअप में गए हैं और बेस्ट मेडिसिन लिए हैं। 21 दिन वो आईसीयू स्टे रहा है, फिर घर आए हैं, रेस्ट किए हैं। इसके बावजूद ऐसा हुआ है कि घर आने के बाद उनको 24 आवर्स केयर की जरूरत पड़ रही है। वो अपना दिनचर्या, मतलब इवन बाथरूम जाना वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा देर तक पिलो के सपोर्ट से भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले सीरीज में हमने बात की थी ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में, पर वो ब्रीदिंग टेक्निक्स भी वो एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे से वो सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स जो सिर्फ अच्छे से ऑक्सीजन को अंदर लेना या सांस को रोक के रखना, इतना भी एक्सरसाइज वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मसल और जॉइंट के अलावा भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, डायफ्राम एक्टिवेशन। पहले मैं एक बस आइडिया देती हूँ कि डायफ्राम क्या है। डायफ्राम जो होता है, ये आप समझिए ब्रीदिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। डायफ्राम ऐसा है, डायफ्राम के ऊपर ही आपके दोनों फेफड़े रखे हुए हैं। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो फेफड़ों को जगह मिलती है हवा भरने की। तो डायफ्राम इतना इंपॉर्टेंट मसल है, वो आपके एक कंपार्टमेंट, मतलब एक फ्लोर, ये समझिए आपका 2nd फ्लोर है और ये 1st फ्लोर है। तो 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर को बीच में जो डिवाइड करता है, जिसके ऊपर आपके फेफड़े रखे हुए हैं, जो फेफड़ों के लिए जगह बनाता है, वो है डायफ्राम। डायफ्राम उनका इतना वीक हो चुका है क्योंकि वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर ऊपर ब्रीदिंग कर रहे हैं, वेंटिलेटर में है या ऑक्सीजन सपोर्ट में है, आईपैप में है, तो उनका डायफ्राम इतना वीक हो चुका है कि अभी तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि आप उनसे भ्रामरी, भस्त्रिका और ऐसे सब प्राणायाम करा पाए या चलना फिरना वो कर पाए। सबसे पहले है डायफ्राम एक्टिवेशन। तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ डायफ्राम एक्टिवेशन का। जी, ये थोड़ा टेक्निकल है, पेशेंट जो ऑडियंस है वो ध्यान से इसको देखें, समझें। इसमें आपको सीधा लेटना है और जो पैर होंगे वो 90 डिग्री में रहेगा, ऐसे लेटना है, और इसको किसी स्टूल में या बेड के जो ऊपर होगा उसमें ये हमारा 90-90 रहेगा, तो हमारा लोअर डायफ्राम एक्टिवेट होगा। अभी ऊपर को मेन जो हमारा डायफ्राम है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक बलून लेंगे, बलून में हवा भरेंगे। एक बार हवा भरने के बाद हमको ये करना है कि हवा बिना कम या ज्यादा हुए हम बार बार और सांस लेते रहे। मतलब आपका पेट फूलेगा और हवा बाहर छोड़ेंगे तो पेट कम होगा, लेकिन बलून जो है, बलून में जो एयर पहली बार में हमने भरा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके। तो इसको आप दांतों से या मुंह से इसको दबाएंगे नहीं। इसमें जो ध्यान रखने की बात वो है, जो है वो ये है जी, कि बलून में जब एक बार आपने हवा भर दिया तो उसको हाथों से नहीं दबाएंगे या मुंह से, लिप से, दांतों से उसको नहीं दबाएंगे। बलून के अंदर जितना प्रेशर एक बार में आ गया है उसको आपको मेंटेन करना है। उसी के मेंटेनेंस के साथ आपको लंबी लंबी गहरी सांस लेनी है धीरे धीरे। तो इससे आपका डायफ्राम जो मेन मसल है आपके सांसों के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं तो कोई बॉल या पिलो बहुत सारा रख लीजिए या स्टूल रख लीजिए, स्टूल के ऊपर पैर रख सकते हैं। तो ऐसे हम डायफ्राम एक्टिवेशन कर सकते हैं। चलिए, तो धीरे धीरे कमोबेश जो आपने सारी बातें बताई हैं उनको एक एक करके अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और
थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। हमारे पास में सेशन में जितना वक्त था, डॉक्टर साहब ने हमको जितना वक्त दिया उस मुताबिक हम लोगों को समझा सकें, बता सके हैं। और उसका सार ये है कि जब आप आईसीयू से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे पेशेंस के साथ में छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपको तब भी लगाना चाहिए जब आप अपने खुद के एक्सरसाइज के छोटे छोटे सेशन जो हम दिखा रहे थे वीडियो में, या जो नीतू जी हमको बता रही थी, उसके द्वारा अपने मसल्स को एटलीस्ट एक्टिवेट कर सकें। भले ही वो थोड़ा सा आपको लगता हो कि हल्का सा प्रेस करना भरें, लेकिन इससे भी आपके मसल को बहुत रिलैक्सेशन मदद मिलेगी, उनका बल जो है पूरी तरीके से जाएगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत काम कर रहा होगा। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़कर इसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।